395 अनुच्छेदों के इस विशाल सागर को समझने के लिए हमने इसे इन 5 आसान हिस्सों में बांटा है। हम संविधान की नींव से शुरुआत करेंगे, फिर मौलिक अधिकार और कर्तव्य देखेंगे। उसके बाद केंद्र और राज्य शासन का वो गणितीय पैटर्न समझेंगे, संस्थाओं की बात करेंगे और आखिर में आपातकाल और संवैधानिक संशोधन पर आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, संविधान की नींव। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं, जो सीधे तौर पर संघ और उसके राज्य क्षेत्र को डिफाइन करते हैं। नींव के बाद अब हम आते हैं अपने दूसरे और बहुत ही खास हिस्से पर, अधिकार और कर्तव्य। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब ये देखिए, अधिकार वक्त के साथ कैसे बदलते हैं, इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। आज़ादी के बाद सरकार जमीन सुधार जैसे बड़े सामाजिक बदलाव लाना चाहती थी, लेकिन दिक्कत क्या थी? नागरिकों का संपत्ति का मौलिक अधिकार इसमें सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा था। सरकार और अधिकारों के बीच सालों तक खींचतान चले। आखिरकार 1978 में 44वें संशोधन के जरिए एक बड़ा फैसला हुआ। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के मौलिक अधिकारों से निकालकर अनुच्छेद 300 क के तहत सिर्फ एक कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। आज के वक्त में हमारे मौलिक अधिकारों को इन 6 मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है। समानता से लेकर स्वतंत्रता तक, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने और धर्म की आज़ादी तक सब कुछ इसमें कवर होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन सब में जो सबसे जरूरी कैटेगरी है वो बिल्कुल आखिर में आती है, क्योंकि वही इन सभी अधिकारों के लागू होने की असली गारंटी है। सोचिए, अगर अधिकारों का हनन हो जाए तो क्या होगा? खैर, अनुच्छेद 32 यही ताकत देता है कि कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और शायद इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि अगर ये अनुच्छेद ना होता तो बाकी सारे अधिकार तो बस कागज पर लिखी बातें रह जाती। ये नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों से बिल्कुल अलग हैं, जिन्हें आप कोर्ट के जरिए लागू नहीं करवा सकते। चलिए, अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ, केंद्र राज्य शासन का पैटर्न। यहाँ हम कुछ ऐसे कमाल के गणितीय पैटर्न और ट्रिक्स देखेंगे जो इस पूरे सिस्टम को आपके सामने एक झटके में डिकोड कर देंगे। हमारे सोर्स में देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेदों को याद रखने की एक बहुत ही जबरदस्त एक्रोनिम ट्रिक बताई गई है। ट्रिक है प, कानी, कोका, दू, योदश। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये अनुच्छेद 52 से 60 तक बिल्कुल क्रम में चलती है। प से पद अनुच्छेद 52, का से कार्यपालिका 53, नी से निर्वाचन, को से कोटा, फिर कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन, योग्यता, दशाएं और आखिर में श से शपथ अनुच्छेद 60। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, बल्कि ये असल में दिखाता है कि हमारा संविधान कितना ज्यादा क्रमिक और व्यवस्थित है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। अगर हमने केंद्र के इस ढांचे को समझ लिया, तो क्या राज्य के ढांचे को समझने की भी कोई ऐसी ही जादुई चाबी है? मतलब क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के बीच सच में कोई छिपा हुआ गणितीय कनेक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल है, और इसे कहते हैं +89 का नियम या +89 रूल। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की बहुत बड़ी शक्ति देता है। अब बस इसमें 89 जोड़ दीजिए, 72 + 89 हुए 161। और जानते हैं अनुच्छेद 161 क्या है? इसमें ठीक यही क्षमादान की शक्ति राज्य के राज्यपाल को दी गई है। ये केंद्र और राज्य के बीच एक ऐसी शानदार संवैधानिक समरूपता है जिसे देखकर सच में मजा आ जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये पैटर्न आगे भी बिल्कुल वैसे ही चलता है। केंद्र के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी यानी महान्यायवादी का जिक्र अनुच्छेद 76 में है। फिर से वही करिए, इसमें 89 जोड़िए तो हमें मिलता है 165, जो कि राज्य के महाधिवक्ता यानी राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी का अनुच्छेद है। ये बात साफ तौर पर साबित करती है कि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर केंद्र और राज्य में एक जैसी सुसंगत शासन प्रणाली बनाई थी। वैसे न्यायपालिका को लेकर भी हमारे सोर्स में एक बड़ी मजेदार ट्रिक छिपी हुई है, जैसे कि अनुच्छेद 124 देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में है। अब अगर हम इन्हीं 124 के अंकों की जगह थोड़ी बदल दें, एक को बीच में कर दें, तो ये बन जाता है 214। और गेस करिए अनुच्छेद 214 किसके लिए है? जी हाँ, राज्यों के लिए हाईकोर्ट के गठन से संबंधित। क्या जबरदस्त ट्रिक है ना? अंकों का ये छोटा सा फेरबदल सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट देता है।
खैर, इस गणितीय जादू से बाहर निकलते हैं और अपने चौथे हिस्से पर आते हैं संस्थाएं और स्थानीय प्रशासन, जो रोजमर्रा के शासन, पब्लिक ऑडिट और जमीनी स्तर के लोकतंत्र का प्रबंधन करती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन कितने बेहतरीन ढंग से किया गया। ऐतिहासिक रूप से जो फैसले केवल राजधानियों में होते थे, उन्हें 73वें और 74वें संशोधन ने सीधे गांव और शहरों के लोगों के हाथों में सौंप दिया। भाग 9 पंचायतों के लिए, भाग 9A नगरपालिकाओं के लिए और फिर भाग 9B आर्थिक मजबूती के लिए सहकारी समितियों को स्थापित करता है। वैसे शासन की भाषा को लेकर भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 343 बिल्कुल साफ कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन यहाँ कैच क्या है? हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। विविधता भरे देश में भाषाई संतुलन बनाए रखने के लिए किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं थोपा गया है। एक और जरूरी बात यह है कि हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं है। ये वक्त और समाज की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता रहता है। जैसे शुरू में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक ही आयोग था, लेकिन जब उनकी अलग अलग जरूरतों को समझा गया तो अनुच्छेद 338 में संशोधन कर 338A के तहत अलग ST आयोग बनाया गया और 2018 में तो 338B जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और जिस तरह नई जरूरतें जुड़ती हैं, उसी तरह जो पुराने प्रावधान अप्रासंगिक हो जाते हैं, उन्हें बदल भी दिया जाता है। लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान था, लेकिन समुदाय की बदलती जनसांख्यिकी को देखते हुए 2020 में 104वें संशोधन के जरिए इस व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया गया और ये समाप्त हो गई। चलिए अब आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, 5वां भाग, आपातकाल और संवैधानिक संशोधन। ये वो हिस्सा है जो राष्ट्रीय संकट से निपटने और खुद संविधान को बदलने की अंतिम शक्ति के बारे में बात करता है। भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल के लिए है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि 1975 के बाद इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक अशांति जैसे अस्पष्ट शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जैसे अधिक स्पष्ट शब्द को जोड़ दिया गया था। अब एक आखिरी सवाल, क्या संसद अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे संविधान को ही बदल सकती है? इसी का जवाब दिया था ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस ने, जहां से निकला मूल संरचना सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब यह है कि संसद संशोधन तो जरूर कर सकती है, लेकिन वो लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता जैसे संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो आज इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या न्यायालय द्वारा बनाया गया ये मूल संरचना का सिद्धांत वास्तव में संविधान की आत्मा को नष्ट होने से बचाता है, या फिर ये जनता द्वारा चुनी गई संसद की शक्तियों में न्यायपालिका का अतिक्रमण है? एक लोकतंत्र में शक्ति का ये संतुलन हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन ये सवाल आपके लिए है, सोचिएगा जरूर।